नमस्कार, मैं प्रियंका जयसिंघानी अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान आयुष मैसूरू द्वारा प्रायोजित वाक श्रवण संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये संस्थान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। अत्याधुनिक उपकरणों एवं तकनीक से लैस ये संस्थान पिछले 56 वर्षों से सभी उम्र के संप्रेषण विकार से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यरत है। वर्टिगो या संतुलन संबंधित विकारों के क्षेत्र में भी ये संस्थान एक अग्रणी संस्थान है। वर्टिगो रोगियों को वर्टिगो यूनिट के माध्यम से यहाँ उच्च एवं किफ़ायती उपचार प्रदान किया जाता है। वर्टिगो, जिसे हम आम भाषा में चक्कर आना भी कहते हैं, कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है। हालांकि ये पाया गया है कि वर्टिगो के सबसे प्रचलित कारणों में से एक है बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो या BPPV। और इसी संबंध में आज हमारे साथ डॉक्टर सुजीत कुमार सिन्हा एवं डॉक्टर नीरज कुमार सिंह यहाँ उपस्थित हैं। आप दोनों अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान के ऑडियोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। मैं आप दोनों डॉक्टर सुजीत एवं डॉक्टर नीरज आप दोनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर सुजीत आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारे दर्शकों को BPPV क्या है इसकी जानकारी दें। देखिए, BPPV जो है इसको सामान्य भाषा में हम लोग बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो बोलते हैं। बिनाइन का मतलब ये होता है कि जो कि जानलेवा नहीं हो, ये किसी की जान नहीं लेता है। पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है छोटे समय के लिए। पोजिशनल का मतलब ये होता है कि सर किसी स्पेसिफिक पोजीशन में घुमाने पे। वर्टिगो का मतलब होता है चक्कर आना। मतलब BPPV की जो बीमारी है वो ये है कि जब भी कोई आदमी सर एक स्पेसिफिक पोजीशन में चेंज करता है तो थोड़े समय के लिए उसको चक्कर आता है। किसी किसी को यह चक्कर धीरे से आता है, किसी किसी को यह चक्कर ज़ोर से भी आता है। हमको जो है इसको समझने के लिए हमें कान की संरचना को थोड़ा सा समझना पड़ता है। जनरली जो है BPPV जो है हमारे अंदरूनी कान के हिस्से में दिक्कत के कारण जो है वो होता है। अच्छा डॉक्टर सुजीत, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी कि BPPV क्यों होता है? क्या इसी के कुछ कारण होते हैं? जी हाँ, देखिए, हमें BPPV क्यों होता है उसको समझने के लिए पहले हमें जो है वो कान की संरचना के बारे में समझना होगा। हमारे कान का 3 हिस्सा होता है, एक बाहरी कान, एक बीच वाली कान और एक अंदरूनी कान। हमारे अंदरूनी कान में जो है वो 5 भाग होते हैं और उसमें जो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हम लोग बोलते हैं हम लोगों की भाषा में, और एक जो है यूट्रिकल होता है और एक सैक्यूल होता है। जो यूट्रिकल और सैक्यूल होता है उसमें छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल बेसिकली होते हैं, वो वहाँ पे यूट्रिकल और सैक्यूल में होते हैं। कभी कभी मरीजों में क्या होता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल जो है वो यूट्रिकल से गिरकर सेमी सर्कुलर कैनाल में चले जाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, सामान्य भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे आँख में कुछ चला जाता है तो हमें इरिटेशन होता है। जब तक वो आँख से बाहर नहीं आता है तब तक हमें जो है थोड़ी दिक्कत लगते रहती है। वैसे ही जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर यूट्रिकल से जाकर और सेमी सर्कुलर कैनाल में चला जाता है तो वैसे ही इरिटेशन होता है। वो इरिटेशन चक्कर के रूप में आता है। एक्चुअली ये एक फॉल्स सेंसेशन है। एक्चुअली आदमी यहाँ पे मरीज जो है वो घूम नहीं रहा होता, लेकिन उसे एक ऐसी अनुभूति होती है कि वो या तो वो घूम रहा है या उसके चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो घूम रही हैं। और सामान्यतः यह जिनको माइग्रेन की बीमारी होती है, जो मधुमेह से पीड़ित होते हैं, या फिर जो उम्रदराज लोग हैं, 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, या फिर जो कुछ लोग जो लंबे समय तक बीमार होते हैं, बेड पे लंबे समय तक पड़े रहते हैं, उन लोगों में सामान्यतः यह बीमारी ज़्यादा होती है। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारे दर्शकों को BPPV के क्या लक्षण हैं और किन किन स्थितियों में ये ज़्यादा होते हैं इसकी जानकारी दें। प्रियंका, आपके प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला लक्षणों के बारे में है, जिसके बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा। BPPV का प्रमुख लक्षण सर घुमाने पे ज़ोरदार चक्कर आना होता है। मरीज जैसे ही अपना सर एक तरफ घुमाता है वैसे ही बहुत ज़ोरदार चक्कर आता है और यह कुछ समय के लिए ही होता है। आमतौर पर यह 1 मिनट या उससे भी कम समय के लिए होता है। इसके अलावा उन्हें उल्टी भी आ सकती है या उल्टी आएगी ऐसी भी अनुभूति होती है। कई बार चक्कर रुकने या उल्टी थमने के बाद भी मरीज को अस्थिरता जैसा अनुभव होता है। जब वो चलते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वह हिल रहे हैं। अब आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा, जो लक्षण किन परिस्थितियों में आता है उसके बारे में है। अगर आप एक मरीज से पूछें कि पहली बार उन्हें BPPV का लक्षण कब आया था, तो वह अक्सर आपको बताएंगे कि जब वह रात में सो रहे थे उस समय करवट बदलते समय उन्हें चक्कर आया।
या जब वह बिस्तर से उठने का प्रयास कर रहे थे उस समय उन्हें चक्कर आया। इसके पश्चात उन्हें चक्कर कभी भी आ सकता है जब भी वो अपना सर घुमाते हैं, झुकते हैं या सर ऊपर करते हैं, लेटते या उठते समय भी चक्कर आ सकता है। महिलाएं कई दफ़ा जब अपने रसोई में काम कर रही होती है उस समय झुकते, मुड़ते या ऊपर से सामान निकालने में भी उन्हें चक्कर आ सकता है। डॉक्टर नीरज, जैसा आपने हमें बताया कि मुख्यतः इसका जो लक्षण होता है वो होता है कि सिर घुमाने पे चक्कर आना, तो क्या सभी व्यक्ति जिनको सिर घुमाने पे चक्कर आते हैं क्या उन्हें भी बीपीपीवी की समस्या होती है? प्रियंका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक्चुअली कई सारे जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि जितने भी व्यक्ति हैं जिनको सर घुमाने से चक्कर आता है उन्हें बीपीपीवी है, लेकिन ऐसा है नहीं। बीपीपीवी या पोजिशनल वर्टिगो जो होता है, जो सर घुमाने पे चक्कर आता है, वह कई दफ़ा दूसरी बीमारियों से भी जुड़ा होता है। इनमें से एक है स्ट्रोक। जब रक्त संचार वाली धमनी में कहीं पे ब्लॉकेज आ जाता है तो मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों तक रक्त पहुंचने में तकलीफ़ होती है, या कई बार धमनी जब फट जाती है मस्तिष्क के अंदर तो उससे रक्तस्राव हो जाता है। इससे पोजिशनल वर्टिगो हो सकता है। हालांकि सारे व्यक्ति जिनको स्ट्रोक है उन्हें पोजिशनल वर्टिगो होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है। इनके अलावा हम टेक्निकल भाषा में एक बीमारी को वेस्टिबुलर पैरोक्सिस्मिया बोलते हैं। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि यह मेरी, अगर आप उंगली को समझें कि यह मेरी उंगली जो है एक नाड़ी है जो हमारे कान से दिमाग तक सिग्नल ले जा रही है, और उसके समानांतर में हमारा ब्लड वेसल या रक्त संचार वाली धमनी होती है। आमतौर पे ये दोनों समानांतर होते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है जन्मजात रूप से कि यह धमनी जो नाड़ी है उसके चारों तरफ एक फंदा बना लेती है। तो जैसे ही धमनी से रक्त संचार ज़्यादा होता है तब जो नाड़ी है वह दबता है और इससे पोजिशनल वर्टिगो हो सकता है। इसके अलावा बुजुर्गों में भी पोजिशनल वर्टिगो होने के चांसेस रहते हैं। यह अक्सर 70 या 80 साल के बुजुर्गों में होता है। डॉक्टर सुजित, मैं अब आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप हमें अपने अनुभव से बताएं कि बीपीपीवी क्या सभी उम्र के व्यक्तियों में पाया जाता है या किसी एक वर्ग में अधिकतम पाया जाता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली क्या होता है कि बीपीपीवी किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन सामान्यतः यह जो है बुजुर्गों में ज़्यादा होता है। सामान्यतः यह 50 वर्ष से उम्र से ज़्यादा लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। युवाओं में इसको हमको समझने के लिए पहले जो है इसके कारण पे जाना होगा। जो है युवाओं में ज़्यादातर ये बीमारी सिर में चोट लगने की वजह से होती है, और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर युवा जो गाड़ी चलाते हैं वो हेलमेट का यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कभी भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उनके सर में चोट लगती है, और सर में चोट लगने की वजह से बीपीपीवी हो सकता है। लेकिन ये जो है एक एक्सीडेंट से रीज़न है। अगर एक्सीडेंट रीज़न नहीं है तो ज़्यादातर ये जो है वो उम्रदराज लोगों में ही पाया जाता है। 50 वर्ष से उम्र के अधिक लोगों में ये ज़्यादा होता है, और सामान्यतः महिलाओं में अधिक होता है पुरुषों की अपेक्षा। और 80 वर्ष के उम्र तक ऑलमोस्ट 10% लोगों में यह बीमारी होती है। डॉक्टर सुजित, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति में बीपीपीवी के लक्षण पाए जाते हैं तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें परामर्श के लिए किन विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए? देखिए, अभी तक जो आपने ये समझा होगा कि बीपीपीवी जो होता है वो कान के अंदरूनी हिस्से में भी किसी भी बीमारी के कारण होता है, और आपने ये समझा कि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल जो होता है यूट्रिकल से होकर वो सेमी सर्कुलर कैनाल में चला जाता है। तो आपको ये समझना है कि अगर वो वहाँ से गिरकर सेमी सर्कुलर कैनाल में चला गया है तो आप अगर दवा दें तो वो दवा से उठकर वापस यूट्रिकल में नहीं जा सकता है। तो इस वजह से जो है इसे जो है मरीज को जब भी लगे कि उनको बीपीपीवी है या फिर चक्कर जो आ रहा है वो स्पेसिफिक हेड पोजीशन में चक्कर आ रहा है, उन्हें एक श्रवण विज्ञान विशेषज्ञ या ऑडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा वो फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जो नर्व के डॉक्टर होते हैं वो, और ईएनटी जो ओटोरैनिंगोलॉजिस्ट हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर नीरज, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके संस्थान में वर्टिगो यूनिट में बीपीपीवी के रोगियों का किस तरह से इलाज किया जाता है? क्या जैसा डॉक्टर सुजित ने बताया कि दवाइयों से किया जाता है या किसी अलग तरह का उपचार करा जाता है? हाँ प्रियंका, बीपीपीवी का सबसे अच्छा इलाज दवाइयाँ नहीं है। आमतौर पे दवाइयाँ बीपीपीवी के इलाज में कारगर नहीं होती हैं। हम अपने संस्थान में या पूरी दुनिया में ही बीपीपीवी का सबसे अच्छा इलाज कैनालिथ रीपोजिशनिंग मैनूवर्स को माना जाता है। यह एक तकनीकी टर्म है जिसे मैं
आपको बताता हूँ। जो अर्धगोलाकार नलियाँ या सेमी सर्कुलर कैनाल्स जिसके बारे में अभी डॉक्टर सुजीत ने बताया, उनमें छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स घुस जाते हैं, जिसकी वजह से बीपीपीवी के लक्षण होते हैं। तो बीपीपीवी का इलाज यही है कि उन कणों को उन अर्धगोलाकार नलियों से बाहर निकाला जाए। अगर वह कण बाहर निकल आएंगे तो बीपीपीवी के लक्षण रुक जाएंगे। इसलिए दवाइयाँ इनका इलाज नहीं है। हाँ, अगर आपको यह पता चले कि बीपीपीवी का कारण क्या है, यदि आप समझें कि विटामिन डी या कैल्शियम की कमी जो है वह बीपीपीवी का कारण है, तो इनको सप्लीमेंट के रूप में दवाओं के जरिए लिया जा सकता है, जिससे बीपीपीवी तत्काल नहीं रुकता है, लेकिन बीपीपीवी दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर सुजीत, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बीपीपीवी के इलाज में कितना समय लगता है? देखिए, जनरली क्या होता है कि हमें पता है कि बीपीपीवी जो है अंदरूनी कान के हिस्से में दिक्कत से होता है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर नीरज ने आपको बताया कि कुछ और रोगों में भी बीपीपीवी की प्रॉब्लम हो सकती है और पोजिशनल वर्टाइगो की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे लिए सबसे पहला चीज़ जो ये है कि हमें ये पता करना होता है कि जो मरीज को पोजिशनल वर्टाइगो है वो बीपीपीवी की वजह से है या कुछ और कारणों से की वजह से है। तो जब ये मरीज सामान्यतः हमारे यहाँ आते हैं तो इनका टेस्ट करने में हमें जो है लगभग 2 दिन लग जाता है। तो 2 दिन लग जाता है मतलब पहले दिन 2 या 3 घंटे हम लोग समय व्यतीत करते हैं मरीज़ के साथ, दूसरे दिन भी 1 या 2 घंटे हम लोग मरीज़ के साथ समय व्यतीत करते हैं। हमें ये पता करना होता है कि उनको बीपीपीवी हो क्यों रहा है या पोजिशनल वर्टाइगो हो क्यों रहा है। हमें जब ये कंफर्म हो जाता है कि यह पोजिशनल वर्टाइगो मरीज में सिर्फ बीपीपीवी की वजह से होता है, तब जैसा कि डॉक्टर नीरज ने बताया हम लोग रीपोजिशनिंग मैन्यूवर करते हैं। रीपोजिशनिंग मैन्यूवर जब हम लोग करते हैं तो सामान्यतः रीपोजिशनिंग मैन्यूवर करने के 24 घंटे के अंदर मरीज बिल्कुल भी ठीक हो जाते हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि बीपीपी का उपचार रीपोजिशनिंग मैन्यूवर की सहायता से किया जाता है, तो क्या इस मैन्यूवर की सहायता से ये बीपीपी पूरी तरह से ठीक हो पाता है? जी हाँ, रीपोजिशनिंग मैन्यूवर करने से बीपीपीवी बिल्कुल भी ठीक हो जाता है। जैसा कि अभी हम लोग समझ चुके हैं कि यूट्रिकल से जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल में चला जाता है और सेमी सर्कुलर कैनाल में चले जाने के बाद ये चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो हमारा टास्क ये होता है कि हम मरीज के सर को एक पर्टिकुलर पोजीशन में घुमाएं, जिससे कि वो ओटोकॉर्निया पार्टिकल या कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल से निकलकर वापस यूट्रिकल में चला जाए। एक बार अगर वो यूट्रिकल में चला जाता है तो उसके बाद जो है मरीज को चक्कर आना बंद हो जाता है। जनरली रीपोजिशनिंग मैन्यूवर करने के बाद जो है वो हम लोग मरीज को कभी कभी मरीज के देखने के अनुसार, मरीज के लक्षण के अनुसार कभी कभी हम उनको कुछ सलाह देते हैं। अदरवाइज उनको जो है वो 24 घंटे के अंदर जो है ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर नीरज, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या बीपीपी के उपचार के बाद किसी व्यक्ति को फिर से लक्षण आने की संभावना होती है? मैं इस एरिया में 11 वर्षों से काम कर रहा हूँ और मैंने ऐसा होते 1% या उससे भी कम लोगों में देखा है। ज़्यादातर लोगों में जब एक बार उपचार हो जाता है तो उनमें दोबारा बीपीपीवी के लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होने की संभावना होती है। ऐसा उन लोगों में होता है जिनमें एक्सीडेंट की वजह से बीपीपीवी हुआ हो या जिनमें बीपीपीवी का कारण विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जो रोगी बीपीपीवी का उपचार नहीं करा पाते हो सकता है उन्हें उसकी सुविधा ना मिली हो, तो उन रोगियों में क्या होता है? देखिए, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में भी बताया कि बीपीपीवी एक नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है। मतलब अगर आप इसे छोड़ दें, कोई इलाज ना कराएं, तो ये वैसा ही रहेगा। बहुत कुछ लोगों में यह अपने आप भी ठीक हो जाता है, पर इसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि आप इसके अपने आप ठीक होने का इंतज़ार करें। आपको ज़रूर एक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और उनसे इलाज कराना चाहिए। अंत में डॉक्टर नीरज एवं डॉक्टर सुजीत, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या हम बीपीपीवी को रोक सकते हैं? प्रियंका, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। मैं हाँ के बारे में बता देता हूँ और डॉक्टर सुजीत नहीं के बारे में बताएंगे। अगर बीपीपीवी एक्सीडेंट या विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होता है तो ऐसा किया जा सकता है। अगर आप सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करें, अगर आप 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट पहनें, एक्सीडेंट होने से बचें, तो ऐसी स्थिति में बीपीपीवी होने से भी बचा जा सकता है।
अक्सर महिलाओं में 30 वर्ष की आयु के बाद और पुरुषों में 50 वर्ष की आयु के बाद विटामिन डी और कैल्शियम की कमी आम तौर पर होती है। इस उम्र के बाद अगर महिलाएं और पुरुष निरंतर अंतराल पे अपने विटामिन डी और कैल्शियम का जांच कराते रहें, उनकी बोन मिनरल डेंसिटी और विटामिन डी के लेवल्स का पता करते रहें, तो जैसे ही इनकी कमी होती है इनका उपचार किया जा सकता है और इससे बीपीवी होने से बचा जा सकता है। अब डॉक्टर सुजीत जवाब देंगे कि किन स्थितियों में ऐसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, ना इसलिए क्योंकि जो है बीपीपीवी को कुछ कंडीशंस में जो है होने से नहीं रोका जा सकता है। जैसा कि हमने बोला कि ज़्यादातर बीपीपीवी जो है उम्रदराज लोगों में होती है। तो जो उम्र का बढ़ना जो है एजिंग प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसके वजह से जो है लोगों की उम्र बढ़ती ही है। और आपने देखा होगा सामान्यतः कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, लोगों में वीकनेस, शरीर में ओवरऑल वीकनेस आता है। वैसे ही हमारे कान की संरचना जो है वो भी थोड़ी वीक होती है और इस वजह से ही बीपीपीवी उम्रदराज लोगों में होती है। इसलिए जब बीपीपीवी का एक मेन कारण जो है वो है एजिंग प्रोसेस, और ये एजिंग प्रोसेस होने की वजह से बीपीपीवी को जनरली होने से नहीं रोका जा सकता है। और ख़ास करके उन लोगों में जिनको जो है मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज़ है, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा होती हैं। इसलिए जो है इसको जो है नहीं रोका जा सकता है। जिनको होना है उनको जो है ये होता ही है। इसी के साथ अब हम इस सत्र के अंत तक आ पहुँचे हैं और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी दर्शकगण डॉक्टर सुजीत एवं डॉक्टर नीरज की बातों से ये समझ पाए होंगे कि बीपीपी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सही विशेषज्ञों एवं सही उपचार से इसके सभी लक्षणों से छुटकारा पाया जा सकता है। मैं डॉक्टर सुजीत कुमार सिन्हा एवं डॉक्टर नीरज कुमार सिंह को हमें इतनी उपयोगी जानकारियाँ देने के लिए और हमारे सभी दर्शकगण को इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।